नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महिला दिवस क्यों, कैसे और कब से मनाया जाता है। तो महिला दिवस की शुरुआत हुई थी जब 1908 में न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने सर्विस में उनकी टाइमिंग कम करने की मांग की थी। साथ ही उन्हें बेहतर सैलरी देने की मांग उन महिलाओं ने की थी और तब महिलाओं को मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। तो इसकी मांग भी महिलाओं ने उठाई थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि पहले महिलाओं को क्या समझा जाता था। महिलाओं को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। बस तब से एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। उसके बाद 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया गया, जिसमें कि 17 देशों की 100 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनको ये सुझाव पसंद आया। उसके बाद सबसे पहले 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, और इसी के साथ हम तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी विचार गोष्ठी। महिला दिवस के अवसर पर बंधन समाचार द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में कुछ लाइनों के साथ मैं हमारे मेहमानों का परिचय कराती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो आज हमारी विचार गोष्ठी में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसपीडी डिग्री कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेणु चौहान, मास्टर इन फिजियोथेरेपी डॉक्टर सुजाता राजपूत, सोशल एक्टिविस्ट फराह परवीन, नमस्कार, इनरव्हील क्लब धामपुर की प्रेसिडेंट सोनिका गुप्ता जी, नमस्कार। तो आइए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले महिला दिवस पर हमारे मेहमानों से उनके विचार जानते हैं। तो मैम बताइए कि आपका महिला दिवस के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले जानते हैं सोनिका गुप्ता जी से। सबसे पहले मैं आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला दिवस क्यों मनाते हैं। महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं सशक्ति महिलाओं को पूरे भारत में सशक्त बनाने के लिए, जिससे वो आत्मनिर्भर बने और अपने लिए कुछ कर सके। आप जानते हैं फराह परवीन जी से। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं महिला दिवस की यहाँ पर मौजूद सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ में बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ मिस्टर सुमित शर्मा को भी बधाई देना चाहूँगी महिला दिवस के अवसर पर कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने के लिए। तो जैसा कि मैम ने सवाल किया है कि महिला दिवस के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, तो महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि महिला जो है वो पुरुषों के समान रह सके। कहना चाहिए कि एक तरीके से पुरुषों और महिलाओं में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, एक समान मानना चाहिए। और इसके अलावा महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकें, सशक्त हो सकें, जागरूक हो सकें और अपने फैसले स्वयं ले सकें। धन्यवाद। आप जानते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी से। मैं डॉक्टर रेणु चौहान महिला दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि महिला दिवस, हम एक ही दिन महिला दिवस मनाकर क्या हम अपना आप को सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, 365 दिन क्यों ना महिला दिवस मनाया जाए, क्यों ना महिलाओं का सम्मान करा जाए। हम क्यों महिलाओं को ऐसा तुच्छ समझे, क्योंकि बिना सृष्टि भी कहती है बिना नारी के समाज की रचना करना संभव नहीं है। हम अपनी बालिकाओं को, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी समाजशास्त्र है और मैं सोशल समस्याओं पे वर्क भी करती हूँ एनएसएस के थ्रू। वो 6 साल मैंने करा है। अब मेरा सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, उसके तहत मैं बच्चों को ये सिखाती हूँ कि बच्चों अपना आत्मनिर्भर बनो,
कि आपकी पहचान आपके मम्मी पापा भाई बहन पति से ना होके आपकी अपनी पहचान हो, तभी असली महिला दिवस की मनाया जाएगा। अब चलते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत के पास। मैं डॉक्टर सुजाता राजपूत, मैं सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम बात करते हैं महिला दिवस की। हम 8 मार्च को महिला दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च जो है हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे है। इंटरनेशनल वुमेंस डे की ही शुरुआत 1908 में हमारी न्यूयॉर्क लेडी क्लैरी ज़ेटकी ने 15,000 महिलाओं के साथ आंदोलन करते हुए इसकी शुरुआत करी थी, जहां उन्होंने अपने राइट्स के लिए कि हमें मतदान करने का अधिकार मिले, हमें काम करने का अधिकार मिले और हमारे काम करने का जो वेतन है वो हमें बेहतर मिले। इस आंदोलन के साथ उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने महिला दिवस को बनाने का अपना ठाना और उन्होंने सन 1975 में अधिकारी मतदान के थ्रू अधिकारी राष्ट्र संयुक्त के तहत इसका सेलिब्रेशन करा। सन 1975 में 8 मार्च को फर्स्ट टाइम हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करा गया और उस सेलिब्रेशन को एक थीम का नाम दिया गया, सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग द फ्यूचर। इस चीज को लेके हमारा 8 मार्च हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को बनाया जाता है और वो हमारा सरोजिनी नायडू जी के लिए समर्पित है। तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विचार गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैम, महिलाओं को लेके सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं, निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजनाएं भी चलाई गई हैं, फ्री सिलाई मशीन समर्थ योजना जिसमें महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण और उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। तो जैसे कि ये योजनाएं सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? इसमें आगे महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? तो जानते हैं सोनिका गुप्ता जी से कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने बहुत सारी महिलाओं के लिए सुख सुविधाएं वाली योजनाएं चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ में आज के जनरेशन के हिसाब से हमारी जो लड़कियों की संख्या है वो कम है और लड़कों की ज्यादा है। उसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप बेटी बचाओ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटी बचाओ, और ये जो बेटियों की हत्या के लिए इसे रोका जाए। और बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को आप पढ़ाएंगे तो वो 2 घर संभालेंगी, एक अपना पीहर और एक अपना ससुराल, इसलिए उनकी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत जी से कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा जो ये योजनाएं चलाई गई हैं, ये बहुत अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं। अब हमारा सभी महिलाओं का ये वर्क बनता है, ये कार्य बनता है कि सरकार के द्वारा जो ये योजनाएं चलाई गई हैं और इसके असली में जो हकदार है, जो वो अंतिम महिला है जो इस योजना की असली हकदार है, उस तक इस योजना का लाभ पहुंचे, क्योंकि इस योजना का लाभ उन तक सिर्फ 20% पहुंच पाता है। तो हम सब महिलाएं मिलके एक ऐसा संगठन बनाएं या ऐसा संगठन बनाएं हर जगह जगह पर, जिससे हम सब मिलके जो सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, उसको उस अंतिम महिला तक पहुंचा सकें और उन्हें ये बता सकें कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए कितना अच्छा सोचती है। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि सरकार ने महिलाओं के लिए क्या योजनाएं चला रखी है, तो अब हमारी महिलाओं को और क्या योजनाओं की जरूरत है सरकार से, तो इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी से। मैं इन सभी योजनाओं से सहमत हूँ जो सरकार द्वारा चलाई गई, और ये जब तक दबके वर तक ना जाए उस योजना का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने अपनी 100 छात्राओं के द्वारा हमने जन जन जाकर उन योजनाओं का लाभ जो वहाँ के ग्रामीण है उनको उठवाया। और मैं यही चाहूंगी सरकार से कि महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, चाहे ये दहेज जैसा दानव जो वास्तव में ये एक सरकार के रूप में कानून के रूप में बना दिया है सरकार ने, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारी लड़कियों को तनाव झेलना पड़ता है दहेज की वजह से। कितना भी पढ़ा दे, कितना भी लिखा दे, जब दहेज जैसा दानव आता है तो हमें, जैसे हम ये चाहते हैं सरकार से, जैसे कोई लड़की को प्रताड़ित किया जाता है तो उसको तुरंत उसके लिए एक्शन लिया जाए
और जैसे रेप एक भयानक जो एक लड़की का एक जो चरित्र होता है उसका कोई बयान मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब उसकी इज्जत तार तार हो जाती है और उसको अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये कहना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है सरकार से, कानून से, उसका तुरंत एक्शन होना चाहिए। तुरंत 24 घंटे में ये पीछे जो विगत घटनाएं घटी हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। तो हम अपनी लड़कियों को सुरक्षित समझेंगे जब कानून से हमें सही न्याय मिलेगा। मैम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने हमारे प्रश्न का कि महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, कानून को किस प्रकार से महिलाओं के लिए सख्त होना चाहिए। तो इस बारे में और क्या विचार हैं, जानते हैं फराह परवीन जी से। जैसा कि मैम ने सवाल किया कि जो योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं उससे मैं सभी से सहमत हूँ कि जो योजनाएं सरकार ने हमें प्रोवाइड कराई हैं महिलाओं के लिए वो बहुत ही अच्छी हैं। परंतु इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि जो योजनाएं हैं उनकी अज्ञानता की वजह से, महिलाओं की अज्ञानता की वजह से वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी होने के कारण जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं लोगों के घरों में घर जाकर चौका बर्तन करके अपना परिवार चला रही हैं, जबकि उनके अंदर एक टैलेंट है जो कि छिपा हुआ है। वो उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए सरकार को एक कदम ये उठाना चाहिए कि जगह जगह हर क्षेत्र में एक कार्यालय का उद्घाटन किया जाए, जहां पर यदि कोई महिला अगर थोड़ी सी भी प्रतिभा रखती है तो वो वहाँ जाकर अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा का वहाँ प्रदर्शन करके कि हाँ भाई मेरे पास ये टैलेंट है, और उसी के संबंधित जानकारी ले सके। जो जानकारी उसे नेट के थ्रू, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, जानती नहीं है कि भाई नेट कैसे चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन कैसे चलाते हैं, तो वो वहाँ जाके विस्तार पूर्वक वहाँ जो कैंडिडेट बैठा होगा उससे वो जानकारी, संपूर्ण जानकारी ले और उस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो हमारे इस महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं के प्रश्न के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मैम ये बताइए, जैसे आज महिलाएं काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं सक्षम हैं, साथ ही वो घर भी संभालती हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है कि महिलाओं को क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है या नहीं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जानते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी से। महिलाओं को देखो, निश्चित है जब हम किसी कार्य क्षेत्र में आते हैं तो समस्या आती है और समस्याओं का आना लाजमी है, लेकिन हम उसे कितना सकारात्मक लेते हैं। जब हम पॉजिटिव होंगे किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए तो हमें समस्या कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर समस्या आती है तो निदान भी हमारे पास है। तो ये हमारे मानने का विषय है, क्योंकि हम अगर उसमें समस्या ही ढूंढते रहेंगे तो हम अपना एक महिला सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उस समस्या से जूझे, और ये भी कहा गया जितनी बड़ी समस्या होगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी बड़ी होगी। तो रेणु चौहान मैम का आंसर पॉजिटिविटी। अब इसके बाद चलते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत के पास कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैडम ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया, समस्या का हल बहुत अच्छा बताया, पर महिलाओं को ये जानना पड़ेगा जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उसकी बागडोर महिलाओं के हाथों में ही है। यदि हम शक्ति का परिचय लें तो दुर्गा, ज्ञान का परिचय लें तो सरस्वती और धन का परिचय लें तो लक्ष्मी। तो इसलिए हम सब महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। यदि हमने अपनी शक्तियां पहचान ली और जान ली तो हमें किसी भी समस्या में कोई भी कठिनाई नजर नहीं आएगी, चाहे फिर वो हमारा घर हो, चाहे फिर वो हमारा काम हो, हम उसे बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। पॉजिटिविटी और शक्ति, ये दो हमारे पास जवाब आ चुके हैं इस प्रश्न के। अभी जानते हैं फराह परवीन जी से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जैसे कि मैम ने हमसे क्वेश्चन पुटअप किया कि महिलाओं को कार्य क्षेत्र संभालते हुए, जैसे कि वो घर भी संभालती है और बाहर अपना कार्य भी संभालती हैं, उसको संभालते हुए उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो मैं सुजाता मैम एंड रेणु मैम दोनों की बात से सहमत हूँ, परंतु मेन समस्या जो है वो है मानसिकता की। मेरा मानना ये है कि लोगों की मानसिकता आज भी पुरानी वही मानसिकता है, क्योंकि पहले भी लोग महिलाओं को जो है निम्न वर्गीय मानते थे और आज भी वही मानते हैं। यदि कोई महिला बाहर सड़क पे चल रही है तो वो सेफ नहीं है अपने आप में। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं किस मानसिकता का है, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं पता। तो मैं चाहूँगी, मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि अगर इसमें मानसिकता का बदलाव हो
इसके बारे में विचार किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। पॉजिटिविटी, शक्ति और हमारे पास तीसरा जवाब आया मानसिकता। आप पूछते हैं सोनिका गुप्ता जी से कि उनका क्या कहना है। आपने हमसे एक सवाल करा है कि महिलाएं बाहर काम पे निकलती हैं और घर भी संभालती हैं, तो उसमें क्या कठिनाइयां होती हैं। तो उसमें मैं कहूंगी कि कठिनाइयां तो होती हैं, लेकिन महिलाएं हंसते खेलते सब सह जाती हैं। पॉजिटिविटी, शक्ति, मानसिकता और परिस्थिति, हंसने खेलने की परिस्थिति। तो इन सब हमारे पास जवाबों के बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। मैम बताइए, जिसे आज महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता कहा गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है, क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहले जानते हैं फराह परवीन जी से। मैम का सवाल है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। ये बात सत्य है बिल्कुल कि महिलाओं की सुरक्षा जो है पहली प्राथमिकता है। सरकार भी इसके लिए नए से नए कानून बना रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े उन्होंने नियम बनाए हैं, परंतु उसके बावजूद भी महिलाएं सेफ नहीं है। तो मेरा अपना मानना जो है वो ये है कि प्राथमिकता सरकार घर घर थोड़ा ना जाएगी लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जागरूक तो हमने करना है अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कैसे बाहर निकलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो परिवार के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना ये है कि महिलाएं आज भी इतने कड़ी व्यवस्था होने के बावजूद, इतने कड़े नियम होने के बावजूद भी आज भी सुरक्षित नहीं है और सेफ नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप विचार जानते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, अभी अभियान भी चलाया गया था सरकार द्वारा कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। मैं तो यही चाहूंगी कि जो जितने भी जिनके माता पिता है बालिकाओं को बाहर निकलने से भेज दे, कोई लड़का ना छेड़ दे, कोई गलत काम ना हो जाए। हमें इस भय को, इस भ्रांति को निकालना होगा। हम बच्चों को डांस सिखाते हैं और कलाएं सिखाते हैं, तो अपनी बालिकाओं को इतना मजबूत बनाए, जुडो कराटे सिखाए और वो अपना बाहर निकले। बच्चे को बाहर निकलने से नहीं रोको। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम घर पे भी सेफ नहीं रहते, तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो मैं यही सभी अभिभावक के लिए यही संदेश देती हूँ कि बच्चों को, अपनी लड़कियों को इस तरह की शिक्षा दें कि आप जाए और अपना आप को इतना परिपक्व कर ले, डरे नहीं, कि आप उस परिस्थिति का सामना आसानी से कर सके। और आप विचार जानते हैं सोनिका गुप्ता जी के। महिलाओं की शक्ति के लिए और जो बेटियों की सुरक्षा के लिए हम योजना चलाई है, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज भी हमारे महिलाएं और हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो उसके लिए मैं फिर अपनी महिलाएं बहनों से सबसे निवेदन करती हूँ, अपनी बेटियों को कम से कम जूडो कराटे जरूर सिखाएं, जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। महिलाओं की सुरक्षा और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर अब विचार जानते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत जी के। महिलाओं की सुरक्षा, जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि महिला सुरक्षित हैं तभी हमारा देश सुरक्षित है। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ अपनी सरकार से ही ये गुजारिश करना चाहूँगी, अपनी सरकार से गुजारिश करूँगी कि वो महिला सुरक्षा के लिए हर छोटे से छोटे शहर में, हर छोटी से छोटी जगह में फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कानून बनाए, जिसके तहत हमारी महिला, हमारी बहनें सुरक्षित रह सकें। और इसके लिए हमारी हर महिला, हर बहन को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम एजुकेट होंगे तो हम अपना कानून जान पाएंगे और हम अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ पाएंगे। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उनको जूडो कराटे सिखाए जाने चाहिए, उनको उनकी सुरक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए। इस सब सवाल के बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो मैम बताइए, जैसे कि हम सभी जानते हैं लड़कियों और लड़कों में कहीं ना कहीं भेदभाव तो रहता ही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान मिलता है या नहीं? इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत जी से। ये जो क्वेश्चन मैम ने पूछा है कि लड़के और लड़की को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा ये सोच जो डिपेंड करती है, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि यदि भेदभाव की बात आती है तो वो पेरेंट्स के बीच आती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा।
हमारे पेरेंट्स ही खुद पेरेंट्स बच्चों में भेदभाव करते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है। तो ये 20वीं सदी की बात थी, बट अब 21वीं सदी में लगभग 50% ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व में है। अब हमारी 50% की प्रॉब्लम बची हुई है। तो आप अपने बच्चों को बराबर एजुकेशन दीजिए, बराबर उन्हें ट्रीटमेंट दीजिए, तो इससे क्या होगा, हमारे लड़की और लड़के बराबर सम्मान में रहेंगे। क्योंकि अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 73 ईयर्स हो गए हैं, तो हमें इन चीज़ों से भी बाहर निकलना होगा और अपनी लड़की को हमें अपने लड़के के बराबर पढ़ाना होगा, बराबर सम्मान दिलाना होगा। तो वो जब लड़की आगे बढ़ेगी तो हमारा एक परिवार आगे बढ़ेगा। जब एक परिवार आगे बढ़ता है तो एक शहर आगे बढ़ता है, और जब एक शहर आगे बढ़ेगा तो हमारे देश को आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे देश को आगे जाने के लिए सबसे उसकी जो छोटी इकाई है वो एक महिला ही है। तो सुजाता राजपूत मैम का जवाब था कि 50% इतनी अभी लोगों में मानसिकता रह गई है या नहीं भी। आप जानते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी से कि उनका क्या कहना है। मैं सुजाता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सोच जहाँ हमारी अपने ऊपर है। क्योंकि मैं भी एक बेटी की, प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मैंने उस समय में मेरे पति ने और मैंने ये सुना कि आपके बेटा नहीं है, क्योंकि मेरी जिठानी के भी बेटी ही है, और क्या दोनों के ही तुम्हारे लड़का नहीं है, बस कैसे चलेगा? अरे बस लड़के से ही चलता है? नहीं, ये बिल्कुल सोच गलत है। हम अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर कर दें और वही बेटी के तरह मतलब बेटे की तरह अच्छा बन के और अब समाज में हमारा अपना नाम करे, तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगी। और जैसी मेरी सोच है, मैं अपना आदर्श जो मेरी बेटी है, मेरा फकर से नाम ऊंचा करेगी, तो मैं सोचूंगी सब मुझे देख के। क्योंकि क्या है, एक हमारे में है चलन कि जो सफल होता है उसको देख के दुनिया चलती है। जब मेरी बेटी और मेरा नाम ऊंचा करेगी, उसके नाम से मुझे जाना जाएगा, तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगी। और अभिभावक को यही संदेश दूंगी कि बेटी पर विश्वास करो, पढ़ाओ, उसके मित्र बनो, तभी वो अपने मन की बात कहेगी। बच्चा कब भटकता, लड़की कब भटकती, जब हम उस पर दबाव देते हैं, जब हम कहते हैं तुम तो पराये घर की हो, तुम्हें पराये काम करना है। नहीं बेटी, ये घर पहले भी तेरा था और ससुराल जाने के बाद भी तेरा रहेगा। हम तेरे साथ अच्छे बुरे वक्त में हम तेरे साथ हैं। तो इस तरह की स्थिति समानता असमानता की नहीं आएगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार थे मैम की कि लड़कियों और लड़कों में अब कोई भेदभाव नहीं होता, सिर्फ हमारी ही मेंटेलिटी इस पर डिपेंड करती है कि हम क्या सोचते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मैम बताइए, जैसे लड़कियों की बालिक उम्र अब बढ़ चुकी है, जैसे 21 साल कर दी गई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत के पास। सरकार की ये योजना सराहनीय योग्य है कि उन्होंने बालिक की उम्र को 18 से बढ़ा के 21 कर दिया है। क्योंकि पहले इस कम उम्र के कारण महिला अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते थे। अब 21 साल होने की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगी और अपना वो जो चाहती हैं वो कर पाएंगी। तो इससे वो अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हुए उस परिवार के साथ वो हंसी और खुशी रह सकती हैं। तो लड़कियों की बालिक उम्र को लेकर अब जानते हैं सोनिका गुप्ता जी से कि उनका क्या कहना है। ये तो बहुत अच्छा है कि सरकार ने लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी है। उससे क्या है, लड़कियां अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं, अच्छे एजुकेशन पा सकती हैं और सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, कहीं जॉब करके, कहीं आगे परिस्थिति, शादी के बाद अगर कोई परिस्थिति आती है तो जब वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो उस परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। तो वो 21 साल का होने से वो अपनी एजुकेशन भी कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है कि 21 साल की उम्र लड़कियों के लिए बहुत अच्छा। और लड़कियों ने भी अपनी जो सोच कि हमें आगे पढ़ना है, आगे हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना है, वो चीज सरकार के द्वारा हो पा रहा है। तो लड़कियों की बालिक वाली उम्र के बाद अब चलते हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है कि मैम बताइए, ससुराल में एक लड़की को आप क्या समझते हैं? पहले पराया समझा जाता था, अब क्या लोगों की मेंटलिटी है, ससुराल वालों की मेंटलिटी है, उसको लेकर जानते हैं विचार फरहाद परवीन जी के। जैसे कि मैम ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया है कि महिलाओं के लिए ससुराल में उनका क्या विचारधारा रही है, उनके ससुराल पक्ष की। तो जैसे जैसे बदलाव आता चला जा रहा है, जैसे कि हमारा
ये जो जनरेशन है 21वीं जनरेशन चल रही है उसी के अकॉर्डिंग काफ़ी बदलाव आया है। पहले लोग महिलाओं को, बहुओं को वो सम्मान नहीं दे पाते थे जो आज की डेट में मिल रहा है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं के साथ कार्य भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और नाम भी रोशन कर रही हैं अपने परिवार का। मेरा अपना मानना ये है कि दोनों में तालमेल आपसी उससे होना चाहिए। जैसा यदि बहू अच्छी है, बहू के संस्कार अच्छे हैं और बहू अच्छे से ट्रीट कर रही है अपने सास ससुर को, तो सास ससुर को भी उसे पराया नहीं समझना चाहिए, उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उसे एक बेटी का दर्जा देना चाहिए। और आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज भी बहुओं को बहू ही मानते हैं, बेटी कभी नहीं मानते। लेकिन मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है, मेरी शादी को 10 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे ससुराल पक्ष ने, मेरे ससुर जी ने और मेरे सासू माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, वो मान दिया, वो सम्मान दिया कि आज मैं फख्र के साथ कहती हूँ कि मॉडर्न परिवारों में भी वो सम्मान मिल पाता है जो महिलाएं उसका हकदार हैं। धन्यवाद। फराह मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उनके ससुराल वालों की मेंटेलिटी क्या है और वो उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। तो अब विचार जानते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत जी के। बात आती है कि ससुराल वाले पराया मानते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये डिपेंड ससुराल वालों पे नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एक लड़की पे। यदि एक लड़की है तो उसकी शादी जरूर होगी, और शादी होगी तो वो ससुराल भी जरूर जाएगी। हर लड़की ससुराल जाती है, तो डिपेंड करता है लड़की अपने मायके से अपनी जरूरत की सारी चीजों के साथ यदि संस्कार भी लाती है तो उसे ससुराल नहीं जाना पड़ेगा, उसे ससुराल की जगह दूसरा मायका मिलेगा और उसे परायेपन की जगह हर जगह अपना अपनापन मिलेगा। तो मैं हर महिला से यही कहूंगी, हर लड़की से यही कहूंगी कि वो अपनी जरूरतों के सामान के साथ अपने परिवार से जब दूसरे परिवार में आए तो वो संस्कार भी साथ लाए। बहुत ही अच्छे विचार लगे हमें दोनों मैम के। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो मैम बताइए, जैसे पहले लोग रूढ़िवादी होते थे, पुरानी प्रथाओं को मानते थे, तो अब लोगों की विचारधारा क्या है? लड़कियों को लेकर, सभी चीजों को लेकर लोगों की मेंटलिटी अब क्या है? तो जानते हैं सोनिका गुप्ता जी से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहले रूढ़िवादी होते थे। हाँ, होते थे, क्योंकि वो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और लड़कियां कहीं भी जाती थी, हर जगह उन पे रोक लगा दी जाती थी, किसी जो पढ़ाई पे भी रोक थी। लेकिन आज की जनरेशन के हिसाब से लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा जा रहा है और महिलाओं को लड़ने के लिए भी पुलिस में, और उसमें जब पढ़ने के लिए आगे भेजते हैं तो पुलिस में भी भर्ती किया जा रहा है। तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि ये प्रथा जो चली है, पुरानी प्रथाओं को खत्म करके नई प्रथा जो चली है उसे आगे चलना चाहिए और भी स्ट्रांग होना चाहिए महिलाओं को। तो अब इसी को लेकर विचार जानते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी के। बहुत अच्छा प्रश्न है। रूढ़िवादी सोच, देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे अपने आप में और उस सोच से नहीं उभरेंगे, हम अभी भी पीछे के दशक में रहेंगे तो हम कभी भी अपने समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस परिवर्तन के लिए हम कहते हैं कि उस रूढ़िवादी सोच को, क्योंकि अब क्या है, ये सोच क्यों बदली? क्योंकि हम सब पढ़ लिख गए, जागरूक हो गए और हमने सोचा कि हम अपनी बालिकाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य, हम लड़कियों के लिए विशेषकर कहूंगी कि हम दहेज जैसी चीजों को आगे ना बढ़ाएं, हम बच्चों को, अपनी लड़कियों को शिक्षित करें और कहें ना हम दहेज लेंगे और ना देंगे, हम अच्छी शिक्षा और अच्छा उसे परिपक्व करके और अच्छा एक मतलब वेल क्वालिफाइड होकर और अपने पैरों पे खड़ा करके उसे आगे बढ़ाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि अब बहुत सोच में अंतर आया है, जो हमारा 25% है वो भी देख के धीरे धीरे बदल रहा है, मीडिया के द्वारा और हमारे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा। धन्यवाद। तो हमारा सवाल था रूढ़िवादी प्रथाओं को मानने वाले लोग। इसका जवाब हमें मिला है कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन
और जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है लोगों की सोच भी बदली है। तो इसी के साथ ही हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। इनसे हमने महिलाओं को लेकर अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया। महिलाओं को लेकर मेंटलिटी कैसी है, आप ये अपने बारे में बताएंगी। तो इनसे हम अगला सवाल करेंगे कि नारी को लेकर कैसा स्वभाव है। सबसे पहले हम इस प्रश्न का जवाब जानते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत जी से। नारी के प्रति नारी का कैसा स्वभाव है, ये बहुत पुराना भी बात है और अभी भी ऐसा ही है लोगों के बीच। क्योंकि जब एक कन्या अब हमारे घर में जन्म लेती है तो उसका दुख किसी पुरुष को नहीं होता है, एक नारी को ही होता है। पुरुष के लिए घर में लड़की हुई है या लड़का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक नारी को जरूर फर्क पड़ता है कि घर में लड़का हुई है या लड़की। ठीक है, तो इसलिए नारी के प्रति जो भेदभाव है वो हमें अपनी एजुकेशन से ही खत्म करना पड़ेगा। जो हमारे पुराने सोच के लोग हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी एक नारी दूसरी नारी के प्रति अच्छा सोच सकती है। तो मैम के जवाब के बाद अब हम चलते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी के पास कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं सुधाता जी की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि सोच मैंने अभी पहले भी कहा था, अगर हमारी सकारात्मक होगी तो हम वैसा ही सोचेंगे। अगर हमारे प्रति कोई अगर ऐसे द्वेष भाव रख रहा है, अगर कोई लड़की या कोई महिला आगे बढ़ती है तो चार उकसाने वाले मिल जाते हैं। तो हम उस चीज की परवाह ना करते हुए, हमें पता है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो सूर्य की किरण चमकेगी और हम इस चीज को, क्योंकि शिक्षा हमें इस भेदभाव को दूर करना सिखाती है। बस सोच में कहाँ फर्क पड़ जाता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें बड़ा प्यार से समझाना पड़ता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं। और बात रही एक महिला के प्रति कैसा स्वभाव है, भाई मेरा तो यह है, जो मेरी आइडियल जो महिला ऊपर उठती है मैं उससे सीख लेती हूँ कि शायद मैं उसके जैसी बनूं। तो ऐसे ही सभी महिलाओं को जलन ना करते हुए हम उन महिलाओं के हम कुछ पद चिन्हों पे चले जो अपना एक परचम लहरा रही है। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगी कि आपसी द्वेष भाव छोड़ के सिर्फ एक लय में अगर हम आगे बढ़ जाएं तो समाज की रचना ही बदल जाएगी, सशक्त हो जाएंगी सभी महिलाएं। तो यही सबसे अपील करती हूँ। तो अब चलते हैं हमारे प्रश्नावली के अंत की ओर। तो मैम आप बताइए, जैसे आजकल क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो आगे आने में हिचकिचाती हैं, तो उन महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले विचार जानते हैं फराह परवीन जी के। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ कार्य कर रही हैं और एक परचम अपनी जीत का लहरा रही हैं। सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, इंदिरा गांधी, ये सब हमारे देश की धरोहर हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है अपनी मेहनत और काबिलियत से। तो मुझे भी इनसे बहुत प्रेरणा मिली है और मैं इनसे प्रेरणा लेती हूँ कि जो है मैं भी एक नाम, कम से कम एटलीस्ट एक नाम तो पैदा कर सकूँ, नाम कर सकूँ, लोग मुझे जाने जिस तरीके से और लोगों का नाम होता है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि कुछ महिलाएं आज भी ऐसी हैं कि पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके बावजूद भी हिचकिचाती हैं बाहर आने से। तो मैं अपनी महिला बहनों से निवेदन करूँगी कि वो जाकर उस महिला का हिम्मत और हौसला अफजाई करें और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें कि वो कंधे से कंधा मिलाकर वो भी हर क्षेत्र में कार्य कर सकें। धन्यवाद। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब जानते हैं सोनिका गुप्ता जी से। जैसे फराह मैम ने कहा वो बहुत अच्छा है, पर जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं, घर से नहीं निकलती हैं, मैं उनके लिए सबसे बड़ा संदेश ये दूंगी, क्योंकि मैं भी घर में ही घरेलू हूँ, होम वाइफ हूँ, और जब तक हम क्लब में नहीं जुड़े थे तब तक हम घर से बाहर क्या होता है हम जानते नहीं थे। लेकिन आज हमें बहुत सीखने को मिल रहा है, क्लब में जुड़ के बहुत हमने जानकारी मिली है, बहुत चीजें सीखी हैं। तो मैं उन महिलाओं से निवेदन करती हूँ जिनमें कुछ एबिलिटी हैं, जो कुछ कर दिखाने की क्षमता रखती हैं, उन्हें घर से बाहर निकलकर अपनी एबिलिटी तो जरूर दिखानी चाहिए। मैम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है
और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और जवाब जानते हैं डॉक्टर सुजाता राजपूत जी से। मैम ने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि कुछ ऐसी महिला भी हैं कि जिनके पास एजुकेशन की कमी नहीं है, उनके पास अपना हुनर है, पर वो फिर भी उसे दिखाने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए वो हिचकिचाती हैं। तो मैं बंधन समाचार के तहत ये अपना संदेशा देना चाहती हूँ कि मैंने एक महिलाओं के लिए विकास भारती संगठन चला रखा है। हम ऐसी ही महिलाएं, जो महिला अपने कैरियर में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ दिखाना चाहती हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ही नहीं, हमने नॉर्थ इंडिया तक ऐसी महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया है जो अपना हुनर दिखाना चाहती हैं। तो मैं उन महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि वो महिला हमारे इस संगठन में आए, उनका स्वागत है और वो अपनी काबिलियत को दिखाएं। और मैम के जवाब के बाद अब चलते हैं डॉक्टर रेणु चौहान जी के पास कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमें अपने जैसा बनाने के लिए हमें उनसे बातें करनी पड़ेंगी। जो ऐसी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, जो उनके अंदर क्वालिटी तो है। हम सबको डॉक्टर, इंजीनियर तो नहीं बना सकते हैं, टीचर्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। 100 बच्चों की क्लास में सब बच्चे ब्रिलियंट तो नहीं होते हैं। मैं बच्चों से कहती हूँ, बच्चों अपने 5 गुण और 5 अवगुण बताइए। तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि अपने गुण और अवगुण कैसे बताएं, क्योंकि अच्छाई बुराई बताने में बच्चे हिचकिचाते हैं। लेकिन मैं कह रही चाहे 2 ही बताओ। अगर हमने अपने अवगुणों को त्याग दिया और गुणों पे काम कर लिया, इवन जैसे किसी लड़की को पेंटिंग बनानी अच्छी लगती है, ड्राइंग का शौक है, या उसे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, क्या जो भी उसके अंदर क्वालिटी है हम उसको उभारें। और वो हमने NSS के थ्रू उभारा और उनसे काम लिया। वेस्ट मटेरियल, आप समझते हो, कूड़े में से बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी प्रदर्शनी बनाई और उसका हम एक मेला लगाए और उसे बेचे, ज्वेलरी बनाई, पोट बनाए, घर की यूजफुल चीजें बनाई। हम उसे अपना व्यापार बना ले और उसे डिजिटल कर दे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ऐसी महिलाओं, क्योंकि हमने जगह जगह गांव पे काम किए और उन महिलाओं को ये संदेश दिया कि अपने आप अचार, पापड़, मुरब्बा बनाकर उसकी ट्रेनिंग ले और उसका ट्रेनिंग के तहत डिजिटल करें और अपना परचम लहराएं। आपको आपके नाम से जाने, ना के और, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि घर में रह के हमसे कुछ नहीं होगा, वही दाल रोटी चावल बनाना, बुराई करना, उस चीज से हटकर मैं सभी बालिकाओं और महिलाओं को यही संदेश दूंगी, अपनी अंदर के गुणों को पहचानो और उसका, क्योंकि समाज में आए हो तो अपना नाम करके जाओ। और एक संदेश के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नारियां अगर देश की जाग जाए, अगर नारियां अगर देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो हम ये 5 हम नारियां बैठी हैं, हम ये प्रतिज्ञा लें, आज से हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम इस युग परिवर्तन में बालिकाओं और महिलाओं को अपना जैसा सशक्त करेंगे, तभी हमारी जीत होगी। और मैं सुमित जी को, बंधन समाचार की समस्त टीम को बधाई देती हूँ कि हमारे मन की बात जन जन तक पहुँचाई। और मैं महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो इस प्रश्न के बाद हम महिलाओं से महिलाओं को लेकर विचार जाने, महिलाओं के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमने आज हमारे इस प्रोग्राम में जाना। और इसी के साथ ही मैं अब कार्यक्रम के अंत की ओर चलती हूँ और अब मैं बुला रही हूँ बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। वो आए और बंधन समाचार की ओर से महिलाओं को सम्मानित करें। तो अब मैं बुला रही हूँ डॉक्टर रेणु चौहान जी को और अब मैं बुला रही हूँ फरहा परवीन जी को। और इसी कड़ी में मैं बुला रही हूँ डॉक्टर सुजाता राजपूत को। और अब मैं बुला रही हूँ सोनिका गुप्ता जी को। और अब मैं बेटियों के सम्मान में कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। भाई की लाडली हैं और है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना और है पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप कि नन्ही सी इन परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती, और जितना
सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के गहने जुटाने लगती है, क्या सही है क्या गलत हर बात पर समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ख्याल रखना, जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। सुनो किसी की बातों में मत आना, और कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर साथ ही एक दायरा भी इन्हें समझाया जाता है। खुद की ही जन्मी दुनिया में खुद ही महफूज नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बचपन से ही कभी रूप, कभी रंग, कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती हैं। तुम अकेले कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी, कि ना जाने कितने अवसरों से रोकी जाती है। कहने को लड़कों के बराबर हैं आज, कहने को लड़कों के बराबर हैं आज, पर मौका मिलते ही आंखें इन पे ही सेकी जाती हैं। कभी जन्म से पहले, कभी हवस का शिकार बन फिर कूड़े में फेंकी जाती हैं। गलतियां कई नजरअंदाज करती हैं बेशक, गलतियां कई नजरअंदाज करती हैं बेशक, पर नजरिए से कभी ये किसी के अनजान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते और दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। एक घर में बचपन बीते और दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। माँ, भाई, बहन, पापा का प्यार मानो एक दिन में भुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूटे और दूसरा हाथ कई रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले, पर उम्र भर बेमन ही हर बंधन निभाना पड़ता है। किसी एक शख्स की खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी बदल लेती हैं, फिर भी इनकी उम्र भर अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बात बात पे आंखें इनकी गीली होती हैं, बेवजह बेतुकी बातों पर ये अक्सर रोती हैं। हाँ को ना और ना को हाँ कहती हैं, मुंह से कुछ कहे ना कहे पर बातें सारी मनवाती हैं। बातें ये खुद की अपने तक नहीं रख पाती, बस तुझे बता रही हूँ किसी को मत कहना, कह फिर सबको बताती हैं। आदतों में गलतियां कई बेशुमार हैं बेशक, आदतों में गलतियां कई शुमार हैं बेशक, पर नीयत इनकी कभी बेईमान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बना पूजा जाता है, फिर महीने के उन दिनों में ना जाने क्यों अलग सोचा जाता है। बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, पर अफसोस इस दर्द पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लड़की है ठीक से काम ना कर पाएगी, कभी बीमारी, कभी फैमिली, तो कभी कुछ और बहाना बनाएगी। भगवान का दिया हर दर्द सलाखों पर जमाने तेरी ये सोच बर्दाश्त नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। और इसी के साथ ही बंधन समाचार की ओर से सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ जुड़े रहें और बने रहें बंधन समाचार के साथ।